हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? जीके जिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्षेत्र राज्यों का उदय मैसूर राज्य के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसमें हम आपको बहुत खास बातें बताएंगे कि जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, उनके बारे में भी इसमें मैं इंक्लूड इसको भी कर दिया हूँ, क्योंकि वो अलग से टॉपिक रखने का कोई मतलब नहीं था। तो इसलिए वो चीज़ मैं इसमें भी इसी में ही ऐड कर दिया हूँ, राइट। तो वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी और बहुत अच्छी रहेगी अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो, ठीक। तो मैसूर राज्य के उदय के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो मैसूर राज्य का इतिहास क्या है, इसके बारे में जानते हैं। मैसूर राज्य का इतिहास बेटा, विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद जब विजयनगर और बहमनी दो राज्य साम्राज्य बने थे। विजयनगर हिंदुओं का था और बहमनी मुसलमानों का था। तो विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद 1565 ईस्वी में हिंदू वोडियार वंश द्वारा मैसूर राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। हिंदू वोडियार वंश द्वारा मैसूर को क्या फ्री कर दिया गया। वोडियार वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्ण द्वितीय थे। वह इनका वास्तविक सत्ता देवराज और नंजराज के हाथों में आ गई। मतलब जब स्वतंत्र कर दिया तो ये दोनों के पास आ गई। ये क्षेत्र पेशवा और निजाम के बीच विवाद का विषय बन गया। तो पेशवा और निजाम के बीच विवाद का विषय, पेशवा कौन थे? मराठा थे। और निजाम क्या थे? हैदराबाद के थे। इनके बीच विवाद बन गया। 1761 में हैदर अली ने, जिसने अपने जीवन की शुरुआत एक सैनिक के रूप में की और मैसूर के राजवंश को हटाकर राज्य पर कब्जा कायम कर लिया। भाई, मैसूर एक प्रकार से मतलब कि हिंदुओं का वो था, विजयनगर इससे अलग हुआ था, लेकिन इस पर हैदर अली ने कब्जा कर लिया तो एक मुस्लिम साम्राज्य हो गया। नंजराज द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों के साथ मिल गया और तिरुचिरापल्ली पर कब्जा कर लिया। यानी तिरुचिरापल्ली ने तमिलनाडु पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों के साथ मिलकर। और नंजराज हैदर अली 1760 से 1782 ने मैसूर राज्य की सत्ता पर कब्जा कर लिया और दो वेडियार भाइयों देवराज और नंजराज द्वारा जो शासित था, दो भाइयों द्वारा, दो लोगों से द्वारा शासित था, भाई थे, ठीक। उसे अपने राज्य की स्वतंत्रता कायम रखने के लिए निजाम और मराठों से भी लड़ना पड़ा। किसको? हैदर अली को, ठीक। उसने निजाम और फ्रांसीसियों के साथ मिलकर, कौन? हैदर अली। निजाम और फ्रांस मिलकर 1767-69 के मध्य हुए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को करारी शिकस्त दी। फ्रांसीसी, निजाम और हैदर अली मिलकर अंग्रेजों को पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में इनको करारी शिकस्त दी और 1769 में मद्रास की संधि के रूप में अपनी शर्तें मनाने पर मजबूर कर दिया, ठीक। ये एक बेटा समरी क्लास है, इसको हम इंडिविजुअल अलग सारे युद्ध पढ़ेंगे। 1780 से 1784 के मध्य दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इसमें निजाम और मराठों के साथ मिलकर 1782 में अंग्रेजों को हराया, लेकिन युद्ध में घायल हो जाने का 1782 में इनकी मृत्यु भी हो गई, ठीक। हैदर अली की। फिर टीपू सुल्तान आते हैं जो 1782 से 1799 तक रहते हैं। हैदर अली का पुत्र था। इसके बाद मैसूर राज्य की सत्ता संभाली। इसने वीरतापूर्वक अंग्रेजों से युद्ध लड़ा और अपने राज्य की रक्षा की। टीपू सुल्तान पहला शासक था जिसने पश्चिमी पद्धतियों को प्रशासन में लागू किया। जो वेस्टर्न पॉलिसी थी उनको अपनाया एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक। और उसने सैन्य प्रशिक्षण में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया और आधुनिक हथियारों के उत्पादन के लिए कारखाना भी स्थापित किया, ठीक। ये देखो मैंने ये ब्लू कलर से किया है बेटा, ये पूरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पार्ट, ठीक। कैसे इंपॉर्टेंट है? इससे अंग्रेजों और निजामों व मराठों की संयुक्त सेना के विरुद्ध तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा। अंत में उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी और संधि की शर्तों के तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उनके सहयोगों को देना पड़ा, ठीक। मतलब उसने अंग्रेजों और निजामों व मराठों की संयुक्त सेना के विरुद्ध, मतलब ये सब एक हो गए थे, ये अकेले लड़े थे, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि भी हार गए थे और टीपू को अपना आधा से ज़्यादा राज्य को अंग्रेजों को उनके सहयोगों को देना पड़ा जो उनकी सहयोग किए थे, ठीक। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ और इस दौरान लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, ठीक। तो टीपू सुल्तान संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ बेटा बता दें तो ये श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य का महान प्रशंसक था, जिसने मराठों द्वारा नष्ट किए गए देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए उन्हें धन दिया। उसकी आत्मकथा का नाम तारीख ए खुदाई था। क्या था? तारीख ए खुदाई था, ठीक। इसने फताहुल मुजाहिदीन नाम से एक सैन्य पुस्तक भी लिखी। फताहुल मुजाहिदीन नाम से सैन्य पुस्तक लिखी जिसे रॉकेट साइंस और रॉकेट ब्रिगेड से संबंधित जानकारी दी गई। इसमें रॉकेट साइंस और रॉकेट, मतलब उस समय बताओ कितनी एडवांस शिक्षा थी, शिक्षा पद्धति थी देश के, हमारे हिंदुस्तान की, कि इसमें देखो बताया गया, उस समय बताया गया रॉकेट साइंस और रॉकेट ब्रिगेड के बारे में, ठीक।
इसने अपने पिता हैदर अली द्वारा प्रारंभ की गई लाल बाग परियोजना ने बेंगलुरु को पूरा किया और कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध का निर्माण कराया। मतलब बेंगलुरु जो है आज उसको डेवलप करने में इनका है, इसका पहले लाल बाग परियोजना कहा जाता था। ठीक, और कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध का निर्माण कराया। ठीक, अब बेटा आगे थे आंग्ल मैसूर युद्ध। हम इसको स्पष्ट थोड़ा अच्छे से क्लियरली पढ़ेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध बेटा 1767 से 1769 के बीच हुआ, 2 साल, 68 68 69। ठीक, यह अब देखो इसके बारे में पढ़ने से पहले ये जान जाए क्या सिस्टम इसका है। तो यह एक अज्ञात परिवार में जन्मे हैदर अली 1721 से 1782 में सैन्य जीवन शुरुआत राजा चिक्का कृष्ण वाडियार की मैसूर सेना में घुड़सवार के रूप में की। तो मतलब हैदर अली जो था सबसे पहले क्या था, घुड़सवार था। 1761 में मैसूर का वास्तविक शासक बना। उसने फ्रांसीसी सेना की सहायता से अपनी सेना में पश्चिमी ढंग से प्रशिक्षण की शुरुआत की। मतलब क्वेश्चन आएगा कि हैदर अली की हेल्प की मदद किसने की थी, तो फ्रांसीसी सेना ने की थी, जिससे ये पश्चिमी ढंग से पश्चिमी प्रशिक्षण सीख पाए हैं। जो नहीं वेस्टर्न में यूरोप में जो युद्ध की नीति थी, रणनीति थी, वो इनसे सीखे। ठीक, उसके बाद अपनी पराजय से उभरते हुए माधव राज के अधीन मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया एवं वर्ष 1764 और 66 और 71 में हैदर अली को पराजित कर दिया। अभी ये बड़ी बात थी। शांति स्थापित करने के लिए हैदर अली ने उन्हें बड़ी रकम चुकानी पड़ी। वर्ष 1772 में माधवराज की मृत्यु के बाद हैदर अली ने वर्ष 1774-76 के दौरान कई बार मराठों पर आक्रमण किया एवं नए क्षेत्रों पर कब्जा करने के साथ साथ उसके द्वारा हारे गए सभी क्षेत्रों को भी पुनः प्राप्त कर लिया था। ठीक, मतलब अच्छा सिस्टम था, लड़ाई किए, कई बार युद्ध लड़े और विजय भी हुए। तो अंततः युद्ध का परिणाम यह युद्ध बिना किसी परिणाम के 1.5 वर्ष तक जारी रहा। हैदर ने अपनी रणनीति परिवर्तित की और अचानक मद्रास पर आक्रमण कर दिया। इससे मद्रास में अव्यवस्था और दहशत फैल गई। इसकी वजह से अंग्रेज हैदर के साथ 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि करने के लिए विवश हो गए। इस संधि में कैदियों एवं विजित क्षेत्रों को आदान प्रदान हुआ। किसी अन्य राज्य द्वारा आक्रमण किए जाने की स्थिति में हैदर अली को अंग्रेजों ने सहायता प्रदान करने का वादा किया। किसी युद्ध होता है तो अंग्रेज इनकी मदद करेंगे। ठीक, ये वादा किया। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या होता है बेटा, 1780 से 1784। तो इसकी पृष्ठभूमि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कैसे हुई। वर्ष 1771 में जब मराठा सेना ने मैसूर पर आक्रमण किया तब अंग्रेज मद्रास की संधि का पालन करने में विफल रहे। मतलब मराठा ने जब मैसूर पर अटैक किया तो अंग्रेजों ने मद्रास की संधि के तहत कहा गया था अगर किसी से अटैक होता तो मदद करेंगे, तो इन्होंने मदद नहीं की। ठीक, ये पृष्ठभूमि थी। दूसरा पॉइंट है हैदर अली ने उन पर विश्वास भंग करने का आरोप लगाया कि आप पे मैंने विश्वास किया और आपके साथ संधि हो, आपने इस संधि का पालन नहीं किया। थर्ड पॉइंट है इसके अलावा हैदर अली ने सेना की बंदूकों, शोरा व सीसा की आवश्यकताओं को पूरा करने के मामले में फ्रांसीसियों को अधिक साधन संपन्न पाया और उन्होंने कहा कि सब मामलों में फ्रांसीसी ने काफ़ी मदद किए थे। नतीजन उसने मालाबार तट पर फ्रांसीसियों के अधिकृत क्षेत्र माहे के माध्यम से मैसूर में फ्रांसीसी युद्ध सामग्री का आयात करना शुरू कर दिया। दोनों को बढ़ते संबंधों ने अंग्रेजों की चिंताएं बढ़ा दी कि यार तो अगर ये इनसे मिल गए फ्रांसीसियों तो हम लोगों को बड़ी समस्या हो जाएगी, हमको मदद ही नहीं मिल पाएगी, हमारा कुछ काम ही नहीं बन पाएगा। तो अंग्रेज इसे टेंशन में आ गए। नतीजन अंग्रेजों ने माहे को अपने अधिकार में लाने का प्रयास किया, जो कि हैदर अली के संरक्षण में था। जब ये सब उसको अपने अंडर कंट्रोल माहे को करना चाहे, माहे एक जगह है तो जिसकी वजह से हैदर अली नाराज़ हुआ। युद्ध का परिणाम क्या हुआ, हैदर अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठों और निजामों के साथ गठबंधन कर लिया। हैदर अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठों और निजामों के साथ गठबंधन कर लिया। कौन, हैदर अली ने। उसने कर्नाटक पर आक्रमण किया और आरकोट पर कब्जा कर लिया और 1781 में कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया। इस बीच अंग्रेजों ने आयरकोट के नेतृत्व में मतलब कि इस बीच जो सेनापति था आयरकोट था, हैदर की तरफ से मराठों और निजामों दोनों को अलग अलग कर दिया। इसने हैदर की तरफ से जो मराठा और निजाम थे दोनों को अलग अलग कर दिया। लेकिन हैदर अली ने साहसपूर्वक अंग्रेजों का सामना किया और नवंबर 1781 में पोर्टो नोवा की वर्तमान में परगनी पेटाई, ये तमिलनाडु की जगह है, केवल एक बार पराजय का सामना करना पड़ा। तमिलनाडु में सिर्फ एक बार एक जगह पड़ती है पोर्टो नोवा, ठीक, वो जो तमिलनाडु में है। तो सिर्फ वहाँ उनको पराजय का सामना करना पड़ा और कहीं नहीं। हालांकि उसने अपनी सेनाओं को पुनः संगठित किया और अंग्रेजों को पराजित कर उनके सेनापति ब्रथवेट को बंदी बना लिया।
किसको, ब्रेथवेट को बंदी बना लिया। मतलब पहले हार गए पोर्टो नोवो में, उसके बाद उन्होंने फिर सेना को संगठित किया, अंग्रेजों को पराजित करने के सेनापति ब्रेथवेट को बंदी बना लिया। 7 दिसंबर 1782 को कैंसर के कारण हैदर अली की मृत्यु हो गई। तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसकी मृत्यु कैंसर से हुई, तो ऑप्शन रहेगा हैदर अली। हैदर अली की मृत्यु कैसे हुई थी, कैंसर के कारण हुई थी। उसके बाद उनके पुत्र टीपू सुल्तान बिना किसी सकारात्मक परिणाम के 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा। टीपू सुल्तान ने एक निर्णायक युद्ध से तंग आकर दोनों पक्षों ने शांति का विकल्प चुना और मैंगलोर की संधि की मार्च 1784 में। इसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे से जीते गए क्षेत्रों को वापस लौटा दिया, हैदर अली और अंग्रेजों ने। ठीक, इसका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1792 से 92। इसकी पृष्ठभूमि बेटा क्या थी, इसकी पृष्ठभूमि थी मैंगलोर की संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य विवादों को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। जो संधि हुई थी मैंगलोर की, ये सक्सेसफुल इंडिया की नहीं थी। दोनों ही दक्कन पर अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने का लक्ष्य रखते थे। मतलब ये दोनों, चाहे अंग्रेज चाहे टीपू सुल्तान हो, इन लोगों ने कहा, ये लोग इस पे दक्कन पे अपना वर्चस्व जारी रखना चाहते थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तब शुरू हुआ जब टीपू ने अंग्रेजों के एक सहयोगी त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। तो त्रावणकोर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काली मिर्च का एकमात्र स्रोत था। त्रावणकोर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काली मिर्च का एकमात्र स्रोत था। इस पे अटैक कर दिया। त्रावणकोर ने कोचीन राज्य में डच्चों से जलकोट्टल एवं कन्नौर खरीदा था, जो कि टीपू की एक जागीरदारी थी। उसने त्रावणकोर के कृत्य को अपने संप्रभु अधिकारों के उल्लंघन माना। ठीक, और युद्ध के परिणाम क्या हुए, अंग्रेजों ने त्रावणकोर के साथ दिया और मैसूर पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने टीपू की बढ़ती शक्ति से ईर्ष्या रखने वाले निजाम व मराठा अंग्रेजों से मिल गए। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि कोई बढ़ने लगता था तो हमारे पड़ोसी ही हमसे ईर्ष्या करने लगते थे। जब टीपू की बढ़ती शक्ति देखी, उसे ईर्ष्या करने लगे निजाम व मराठा, जो अंग्रेजों से मिल गए। और 1790 में टीपू सुल्तान ने जनरल मीडोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना को हराया। तो उसमें बेटा कौन थे, जनरल टीपू सुल्तान ने जनरल मीडोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना को हराया। 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नेतृत्व संभाला और बड़े सैन्य बल के साथ अंबूर और वेल्लोर होते हुए बेंगलोर पर 1791 में को अधिकृत कर लिया और वहां से श्रीरंगपट्टनम तक पहुंचा। कहाँ तक, श्रीरंगपट्टनम तक पहुंचा। और अंत में मराठों व निजामों के समर्थन के साथ अंग्रेजों ने दूसरी बार श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। टीपू ने अंग्रेजों को डटकर सामना किया, परंतु सफल नहीं हो रह सका। वर्ष 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। इस संधि के तहत मैसूर क्षेत्र लगभग आधा हिस्सा ब्रिटिश निजाम व मराठाओं के गठबंधन के द्वारा अधिकृत कर लिया गया। मतलब निजाम, मराठा और अंग्रेजों ने हिस्सा ले लिया। इसके अतिरिक्त टीपू से 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में भी लिए गए। उस समय 3 करोड़, आज की डेट में देखा जाए बेटा 3 करोड़ बहुत तब भी है, और उस समय 3 करोड़ रुपये टीपू सुल्तान से लिए गए थे कि हमें युद्ध क्षति हुई, इतना नुकसान हुआ। ठीक, युद्ध क्षति पूर्ति का आधा भुगतान तुरंत किया जाना था। मतलब अगर जो 3 करोड़ है, 1.5 करोड़ रुपये हम तुरंत दीजिए, जबकि शेष भुगतान किस्तों में किया जाना था, जिसके लिए टीपू के 2 पुत्रों को अंग्रेजों द्वारा बंधक बना लिया गया था। कहा 3 करोड़ रुपया है तो 3 करोड़ में आधा पैसा हमें पहले दो, मतलब कि 1.5 करोड़ हमें दो, और उसके बाद 1.5 करोड़ जो बचेगा उससे किस्तों में दो। तब तक हम आपके दोनों बेटों को हम कब्जे में अपने रखेंगे, जब आप दे दोगे तब छोड़ेंगे। मतलब इतनी गंदी पॉलिसी थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण दक्षिण में टीपू की प्रभावशाली स्थिति नष्ट हो गई और वहाँ ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित हो गया। टीपू सुल्तान यहाँ से कमज़ोर पड़ने लगा। ठीक, उसका चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1799 में। वर्ष 1792 से 99 के बाद अंग्रेजों और टीपू सुल्तान दोनों ने अपनी क्षतिपूर्ति का प्रयास किया, एक बार चलो हो जाए। टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की समस्त शर्तों को पूर्ण किया, टीपू ने, और उसके पुत्रों को मुक्त कर दिया गया। मतलब कि 3 करोड़ रुपये दे दिए, उनके पुत्रों को मुक्त कर दिया गया। वर्ष 1796 में जब वाडियार वंश के हिंदू शासक की मृत्यु हो गई तो टीपू ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया और पिछले युद्ध में अपनी अपमानजनक पराजय का बदला लेने का निर्णय किया। मतलब जब तक वाडियार वंश के हिंदू शासक थे तब तक हैदर अली, टीपू सुल्तान ने कुछ नहीं कहा। जब उनकी मृत्यु हो गई तो अपने आपको स्वतंत्र घोषित कर दिया कि हम सुल्तान हैं। ठीक, अब कहा मैं अपने अपमान का बदला लूँगा।
1798 में लॉर्ड वेलेजली को सर जॉन शोर के बाद नया गवर्नर बनाया गया। वेलेजली के बाद इनको बनाया गया। फ्रांस के साथ टीपू के बढ़ते संबंधों के कारण वेलेजली की चिंताएं बढ़ गई। फ्रांस के साथ टीपू के अच्छे संबंध देख वेलेजली की चिंताएं बढ़ने लगी। टीपू के स्वतंत्र राष्ट्रत्व को समाप्त करने के उद्देश्य से उसने सहायक संधि प्रणाली के माध्यम से अपने अधीन करने के लिए विवश कर दिया और टीपू पर विश्वासघात के इरादे से अब अरब अफगानिस्तान एवं फ्रांसीसी द्वीप मॉरिशस और वर्षा से गुप्तचर भेजकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया। टीपू से वेलेजली संतुष्ट नहीं हुआ और इस तरह चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया। ठीक, सहायक संधि बेटा क्या होती है? सहायक संधि देखो मैंने सारा ब्लू डॉट से समझाया है, बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब एक प्रकार से देखा जाए हिंदुस्तान के लिए तो अच्छी नहीं थी। 1798 में लॉर्ड वेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की। तो सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की? लॉर्ड वेलेजली ने शुरू की। क्या शुरू की? सहायक संधि, जिसके तहत सहयोगी भारतीय राज्य के शासक को अपने शत्रुओं के विरुद्ध अंग्रेजों से सुरक्षा प्राप्त करने के बदले में ब्रिटिश सेना के रखरखाव के लिए आर्थिक रूप से भुगतान करना पड़ेगा। मतलब अगर हमारा किसी दूसरा राज्य प्रांत दुश्मन है, उसे युद्ध करने के लिए हमें अंग्रेजों की सेना को रखना पड़ेगा और उसको अपने पास से वेतन देना पड़ेगा। और कभी कभी शासक वार्षिक रूप से आर्थिक भुगतान करने के बजाय अपने क्षेत्र का हिस्सा सौंप देते थे। मतलब कभी कभी उनका होता था हमें पैसा मत दीजिए, ये क्षेत्र हमें दे दीजिए। ठीक, देना पड़ता था। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैदराबाद का निजाम था सबसे पहला सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला। सहायक संधि करने वाले देशी राजा अथवा शासक किसी अन्य राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने या अंग्रेजों की सहमति के बिना समझौते करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। मतलब अगर इनको युद्ध करना है, समझौता करना, कुछ भी करना है तो उनको अंग्रेजों से परमिशन लेनी पड़ेगी, सहमति लेनी पड़ेगी। उनके सहमति के बिना नहीं कर सकते हैं। अगर युद्ध मतलब मान लो अगल बगल से दोस्ती है और अंग्रेजों ने कहा कि नहीं तुमका युद्ध लड़क है तो उनका युद्ध लड़क पड़ी। ठीक, ये सब गंदी सोच है, नहीं समझौता सब बहुत गंदे रहा है। चौथा, जो राज्य तुलनात्मक रूप से मजबूत और शक्तिशाली थे उन्हें अपनी सेनाएं रखने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उनकी सेनाओं को ब्रिटिश सेनापति के अधीन रखा गया। जो बड़े क्षेत्र थे, मजबूत क्षेत्र थे, शक्तिशाली थे, तो उनसे कह दिया कि आप सेनाएं रखने की अनुमति है, रख सकते हैं, लेकिन उनकी सेनाओं को ब्रिटिश सेनापति के अधीन रखा जाएगा कि ब्रिटिश सेनापति चीफ रहेगा। सहायक संधि राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति थी, लेकिन इसका पालन अंग्रेजों ने कभी नहीं किया। सहायक संधि में एक नियम होता था कि आप आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप ना करें, परंतु अंग्रेजों ने ऐसा कुछ नहीं किया और उन्होंने अपने मन मुताबिक काम किया। मनमाने ढंग से निर्धारित एवं भारी भरकम आर्थिक भुगतान ने राज्यों की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया और राज्यों के लोगों को गरीब बना दिया। इसने भारी भरकम टैक्सेस लगा दिए अंग्रेजों ने, भारी भरकम कर लगा दिए, ये कर वो कर, जिसके वजह से जनता परेशान हो गए, राज्य की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। ठीक, लोग बड़ा परेशान होने लगे। वही ब्रिटिश अब भारतीय राज्यों के व्यय पर बड़ी सेना रख सकते थे। अब कहा गया जो जितने होंगे सब भारतीय राज्यों के व्यय से, मतलब हमारी जितनी सेना होगी सबका वेतन, रहना, खाना सब भारतीय राजा ही वहन करेंगे खर्च। वे संरक्षित सहयोगी की रक्षा में विदेशी संबंधों को नियंत्रित करते थे। अगर मान लो हमारा संबंध जापान से अच्छा है तो उनको नियंत्रित नहीं, ज़्यादा मिलेगा नहीं, तुमका ज़्यादा जायक नहीं। तो ये सब चीज़ें थी, मतलब कि एक प्रकार से विदेशी संबंधों को नियंत्रित किया तथा उनकी भूमि पर शक्तिशाली सैन्य बल की तैनाती करते थे। ठीक, अगर मालूम होता था कोई भी अगर प्रांत किसी दूसरे दे जाता था तो उस जगह पर इन्होंने एक अपनी सैन्य शक्ति, सैन्य बल तैनात कर दी कि ज़्यादा तुम्हें इधर उधर नहीं करना है। ये होता था सहायक संधि, जो बहुत खतरनाक होती थी। युद्ध के परिणाम क्या हुए बेटा? 17 अप्रैल 1799 को युद्ध शुरू हुआ और 4 मई 1799 अप्रैल में शुरू हुआ, मई में ख़त्म हो गया। और टीपू को पहले ब्रिटिश जनरल स्टुअर्ट ने पराजित किया। टीपू को पहले ब्रिटिश जनरल स्टुअर्ट ने पराजित किया और फिर जनरल हैरिस ने और लॉर्ड वेलेजली के भाई आर्थर वेलेजली ने भी युद्ध में भाग लिया। मराठों व निजाम ने पुनः अंग्रेजों की सहायता की, और क्योंकि मराठों को टीपू के राज्य का आधा भाग देने का वादा किया था और निजाम पहले ही सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर चुके थे। मतलब निजाम पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर, तो मराठाओं से कहा था तुमको आधा हिस्सा हम दे देंगे इनका। टीपू सुल्तान ने युद्ध में मारा गया और उनके सभी खजाने अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिए गए। अंग्रेजों ने मैसूर के पूर्व हिंदू शाही परिवार के एक व्यक्ति को महाराजा के रूप में चुना और उस पर सहायक संधि आरोपित कर दी। यही करते थे, मतलब अपना राजा नहीं बनते थे, हिंदुस्तान के ही व्यक्ति को बनाते थे। उन्होंने क्या किया कि जो हिंदू शाही परिवार का एक व्यक्ति को महाराजा बना दिया गया और उस पर सहायक संधि आरोपित कर दी गई। सहायक संधि इनसे हुई है। और मैसूर को अपने अधीन करने में अंग्रेजों को 32 वर्ष लग गए और दक्कन में फ्रांसीसी पुनः प्रवर्तन का खतरा स्थायी रूप से समाप्त हो गया।
ठीक, तो ये रहा मैसूर राज्य का उदय में और साथ ही साथ आंग्ल मैसूर युद्ध। उम्मीद है कि वीडियो समझ में आई होगी। बेटा वीडियो जैसी भी लगी हो आप लोगों को, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल जीके जिस वीडियो को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।